नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्षेत्र पंचायत की। तो ये पहला भाग है और उसके बाद दूसरा भाग आएगा। अगर इन दोनों भागों को आप देख लेंगे तो क्षेत्र पंचायत से संबंधित सभी प्रकार के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम चर्चा करेंगे कि क्षेत्र पंचायत का गठन कैसे होता है, इसमें कितनी ग्राम सभाएं शामिल हो सकती हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की संख्या कम से कम और अधिकतम कितनी होती है, इनका चुनाव कैसे होता है, शपथ ग्रहण कैसे होता है, कार्यकाल कितना होता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है इत्यादि इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 एक एक्ट है, उस एक्ट में जितनी बातें लिखी गई हैं वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित हैं। ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 एक एक्ट है, एक अधिनियम है, जिसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत का विवरण है और जिला पंचायत का विवरण है। तो इस एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं मैं वही आपको हूबहू बताऊंगा। हो सकता है कि हम यहाँ पर जो बताएं वो आपके यहाँ से मैच न खाए या कुछ अंतर आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन एक्ट की ही बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्षेत्र पंचायत होता क्या है। देखिए भारत गांव में बसता है, 70% से ज्यादा आबादी ग्रामीण है। तो ग्राम का विकास मतलब देश का विकास। तो गांव के विकास के लिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत सबसे निचला स्तर है। ग्राम पंचायत का पर्यवेक्षक क्षेत्र पंचायत है और क्षेत्र पंचायत का पर्यवेक्षक जिला पंचायत है। यानी कि जिला पंचायत में जो भी योजना आती है जिला लेवल पर वो आवंटित होती है क्षेत्र लेवल पर और फिर क्षेत्र लेवल से आवंटित होती है गांव लेवल पर। तो इस तरह से जिला पंचायत के मार्गदर्शन में क्षेत्र पंचायत काम करता है और क्षेत्र पंचायत के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत। अच्छा, क्षेत्र पंचायत की यहाँ आवश्यकता क्यों है? आप सोच सकते हैं कि केवल जिला और ग्राम से ही काम चलाया जा सकता है। तो ये इसलिए है क्योंकि जिला एक बहुत बड़ी इकाई है। तो जिले में बहुत सैकड़ों हजारों गांव हो सकते हैं, तो हर गांव की समस्या डायरेक्ट अगर जिला तक पहुंचाई जाए तो ये संभव नहीं है, बहुत मुश्किलें आएंगी। इसीलिए क्षेत्रों में बांट दिया गया जिले को और कहा गया कि आपके क्षेत्रों में इतने गांव दिए जाते हैं, आप अपने सभी ग्राम सभाओं की समस्याओं को सुनिए और हमारे पास पहुंचाइए। तो इस तरह से ये एक तरह से इन दोनों के मध्य की कड़ी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके मतलब क्षेत्र पंचायत ग्राम ये तीनों स्तर के होने से फायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा तो सरकार का ये है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत की जनसंख्या 70% ज्यादा गांव में रहती है। तो गांव में ये पंचायतें काम करती हैं, तो इनको वास्तविक रूप से पता है कि हमारे गांव में या हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं। तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट जाती है, सरकार पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करती है। और दूसरा उद्देश्य यह है कि लोकल स्तर पर गवर्नेंस होगा, छोटी छोटी समस्याओं को आपस में ही अपने में ही निपटा लिया जाएगा, ऊंचे लेवल राज्य और केंद्र तक उसको न पहुंचाया जाए। ये भी एक उद्देश्य है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्षेत्र पंचायत की। तो जिला को खंड में बांटा गया है और खंड को गांव में बांटा गया है। तो खंड का नाम यहां पर विकास खंड रखा गया, यानी प्रत्येक जिले में जितने भी खंड बनाए गए हैं। अच्छा, खंड बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। यहां खंड बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को कतई नहीं है। तो हर राज्य की अलग अलग सरकारें अपने यहां खंडों का निर्माण करती हैं और उनकी दूसरे खंडों के साथ सीमा भी बना सकती हैं, काट कर अलग भी कर सकती हैं, नाम बदल सकती हैं। ये सारा अधिकार राज्य सरकार का है। तो जिले को खंड में बांटा गया जिन्हें विकास खंड कहा गया, यानी कि खंड का विकास करने के लिए। अब इन विकास खंडों को फिर ग्राम सभाओं में बांटा गया। तो इस तरह से एक जिले में कई विकास खंड होंगे और एक विकास खंड में कई ग्राम सभाएं होंगी। अब देखिए जो विकास खंड होता है, इसी एक विकास खंड में यानी कि प्रत्येक विकास खंड में क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है और जिला में जिला पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत। अब जब क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है तो ये क्षेत्र पंचायत का नाम कैसे निर्धारित होता है? तो जिस भी विकास खंड में क्षेत्र पंचायत का गठन हुआ है उसी विकास खंड के नाम से। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक विकास खंड का नाम है जसरा,
तो जो क्षेत्र पंचायत वहां होगी उसका क्या नाम होगा? जसरा क्षेत्र पंचायत। तो विकास खंड के नाम पर क्षेत्र पंचायत का नामकरण किया जाता है। अब देखिए, इस क्षेत्र पंचायत में दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं ब्लॉक प्रमुख और एक होते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिन्हें हम बोलते हैं बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, क्षेत्र पंचायत सदस्य। शॉर्टकट में बहुत चर्चित है, आप जानते होंगे बीडीसी। तो ब्लॉक प्रमुख, सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख और जूनियर उप ब्लॉक प्रमुख, यानी कि 3 तरह के ब्लॉक प्रमुख होते हैं। एक क्षेत्र पंचायत में कितने क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं? तो देखिए, जो 1961 का एक्ट है उसमें ये वर्णन किया गया है कि पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है और जो मैदानी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है। पहाड़ी क्षेत्र में 25,000 की जनसंख्या तक 20 सदस्य होंगे या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुना जाता है। तो जितने निर्वाचक क्षेत्र होते हैं उतने सदस्य होते हैं। तो कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? 20, कम से कम 25,000 की जनसंख्या तक। कहां? पहाड़ी क्षेत्रों में। और अगर 25,000 से ऊपर है और 50,000 तक जनसंख्या है तो वहां पर अधिकतम 40 हो सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में अगर 50,000 तक जनसंख्या है तो 20 सदस्य होंगे और 50,000 के अगर ऊपर जनसंख्या हो गई तो 40 सदस्य होंगे। तो 20-40 वहां भी, 20-40 यहां भी। अब देखिए, मैं आपको एक अपवाद बता रहा हूं। एक्ट में तो ये लिखा गया है कि 20 और 40 के मध्य होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20 से कम भी नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक में बहुत अंतर है। जो क्षेत्र पंचायत बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां 40 से ज्यादा भी हैं। जैसे मैं जहां पे रहता हूं तो जो मेरा विकास क्षेत्र है यहां पर बीडीसी की संख्या 80 है और ग्राम सभाओं की संख्या 54 है। तो ऐसे ही जनसंख्या के आधार पर, चूंकि राज्य सरकार का विषय है तो राज्य सरकार कम या ज्यादा कर सकती है। एक आधार के रूप में एक्ट में लिखा है कि 20-40 होना चाहिए। अब जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या है, हम ये समझते हैं। यानी कि कौन व्यक्ति बीडीसी का चुनाव लड़ सकते हैं। तो जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो गई हो वो लड़ सकते हैं। और इसमें मतलब शिक्षा की कोई बात नहीं की गई है कि इतना पढ़ा लिखा ही व्यक्ति होना चाहिए, इसकी बात ही नहीं की गई है। हो सकता है भविष्य में कुछ कर दिया जाए, कोई डिग्री कर दी जाए, लेकिन अभी नहीं है। तो उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, पागल ना हो, किसी न्यायालय से सजा ना पाया हो, है ना, मुकदमा न चल रहा हो, यही सब कुछ देखा जाता है। उसके अलावा उस क्षेत्र पंचायत में अगर कोई व्यक्ति जैसे कि विधायक है, विधानसभा का सदस्य है या फिर लोकसभा का सदस्य है या फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष है या जिला पंचायत का सदस्य है, अगर इस तरह के पोस्ट पर है, पद पर है, तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। यही सब बातें देखी जाती हैं। तो ये हो गई योग्यता। अब इनका चुनाव कैसे होता है? तो बताया कि इनके लिए प्रादेशिक चुनाव बनाए जाते हैं, मतलब हर निर्वाचक क्षेत्र अलग अलग होते हैं और इनको जो वोटिंग करते हैं वो ग्राम सभाओं के सदस्य ही वोटिंग करते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने प्रधान को चुनते हैं गांव में, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं, यानी कि जो वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत की होती है उसी वोटर लिस्ट के आधार पर वही व्यक्ति बीडीसी का भी चुनाव करते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो बीडीसी का पद होता है वो जरूरी नहीं है कि एक गांव में 1 हो या 2 हो या 3 हो, ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि क्षेत्र की बात की जाती है और एक क्षेत्र में कई ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये, एक गांव ये, तो ये गांव ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अगर यहाँ की जनसंख्या, ग्राम सभा की जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है तो हो सकता है कि यहाँ बीडीसी के 2 पद हो जाए, क्योंकि अधिनियम में तो लिखा गया है कि 2000 जनसंख्या पर एक बीडीसी की सीट होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा भी होता है, कहीं कहीं इससे कम भी होता है। तो एक आधार रखा गया है कि 2000 की जनसंख्या पर होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 4000 जनसंख्या है गांव की, तो 2 बीडीसी का पद हो गया।
अब मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 ही जनसंख्या है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा। यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा तो 2 सीट, यहाँ की जनसंख्या मान लीजिए कम है तो 1 ही सीट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी सी एक सीट से काम नहीं बना तो यहाँ इसको और इन दोनों को जोड़ करके 1 सीट बना दी गई, यानी कि इस भी ग्राम सभा के कुछ लोग और इस ग्राम सभा के कुछ लोग मिल करके एक क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बना दिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी बीडीसी का जो पद होता है ना, उस गांव के भी लोग उसी पद के लिए वोट करते हैं और इस गांव के लिए भी करते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि इसमें गांव को देखा ही नहीं जाता, इसमें क्षेत्र को देखा जाता है। अब मान लीजिए ये भी छोटा गांव है तो कुछ इसके और कुछ इसके मिला करके 1 सीट बना दी गई। तो इस तरह से होता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि जिस निर्वाचक क्षेत्र से उसको वोट मिलनी है, यानी जहां के लिए वो लड़ रहा है, उसी गांव में उसका वोटर लिस्ट में नाम हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मान लीजिए यह एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में मान लीजिए कि 30 गांव हैं, अगर तो वो यहाँ की बीडीसी के पद से लड़ना चाह रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ के गांव में उसका नाम हो वोटर लिस्ट में, यानी यहाँ का मतदाता हो। वो यहाँ का मतदाता है तब भी लड़ सकता है, यानी उसी क्षेत्र पंचायत का मतदाता होना चाहिए और उसी क्षेत्र पंचायत में किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन खुद मत वहां देगा जहां का वो मतदाता है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र पंचायतों में आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। तो देखिए यहां पर जो आरक्षण है वो एससी को भी दिया जाता है, एसटी को भी दिया जाता है, ओबीसी को भी दिया जाता है और महिलाओं को भी दिया जाता है। तो इन चारों को आरक्षण दिया जाता है। एससी और एसटी को आरक्षण 21% दिया जाता है अधिकतम। शब्दों को ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिकतम 21% आरक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप दूसरे राज्य में हो तो वहां का अलग हो। ओबीसी में 27% आरक्षण दिया जाता है अधिकतम और महिलाओं को 1/3। अब अधिकतम की मैं बात किया हूं तो अधिकतम का मतलब यह होता है कि अधिक से अधिक और कम से कम जनसंख्या के आधार पर। हो सकता है कि जिस क्षेत्र पंचायत में ये चुनाव हो रहा है वहां ओबीसी की जनसंख्या बहुत कम हो और आरक्षण 27% मिल जाए, तब भी वहां विवाद खड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी जनसंख्या है ओबीसी की तब भी 27% ही दिया जाएगा। कहने का भाव ये है। यही एससी एसटी के लिए भी होता है और ये चक्रानुक्रम दिया जाता है। चक्रानुक्रम का मतलब एक बार इनको दिया गया महिला को, फिर उसके बाद एससी एसटी महिला पुरुष दोनों को, सामान्य को, फिर उसके बाद ओबीसी को, फिर उसके बाद सामान्य की सीट आएगी तो सामान्य में सभी लड़ सकते हैं। तो यहां मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे सीट रिजर्व हो गई है सामान्य की, सामान्य का मतलब अनरिजर्व, अनारक्षित, यानी कि जो आरक्षित नहीं है, तो इसमें कोई भी लड़ सकता है। एससी एसटी महिला ओबीसी स्त्री पुरुष कोई भी लड़ सकता है, किसी भी जात धर्म मजहब का हो। लेकिन अगर मान लीजिए ओबीसी की सीट रिजर्व हो गई और स्पेशल नाम नहीं लिया गया कि ओबीसी महिला, अगर ओबीसी महिला नाम ले लिया गया तब सिर्फ ओबीसी की महिलाएं ही लड़ेंगी और कोई भी नहीं लड़ेगा। और अगर सिर्फ लिखा गया कि ओबीसी तब उसमें महिला भी लड़ सकती है ओबीसी की और पुरुष भी लड़ सकता है। इसी तरह से एससी एसटी अगर घोषित हुआ, महिला का नाम नहीं हुआ तो महिला भी लड़ सकती है, पुरुष तो लड़ेगा ही। और अगर स्पेशल महिला का नाम घोषित होगा तभी केवल महिलाएं लड़ेंगी। कहने का मतलब कि महिला की भी सीट में लड़ सकती है और अगर महिला घोषित नहीं हुआ है तो पुरुषों वाले भी सीट में लड़ सकती है। ऐसा सामान्य के भी साथ होता है। और सब में आरक्षण 1/3 होगा, यानी कि अगर 21% एससी एसटी को आरक्षण दिया गया है तो इसमें 1/3 आरक्षण एससी एसटी की महिलाओं को दिया जाएगा। इसी तरह से ओबीसी में भी। तो मुझे लगता है कि अब आपको इतना डिटेल में बताने के बाद आरक्षण का मामला समझ में आ गया होगा। और ये केवल
बीडीसी के लिए नहीं, ब्लॉक प्रमुख के लिए भी यही फार्मूला लागू होगा। 21, 27, 1/3। उप ब्लॉक प्रमुख में जो जूनियर होता है, जो सीनियर होता है, उसके लिए भी, यानी पूरे क्षेत्र पंचायत में हर प्रकार के सदस्यों के लिए ही ये आरक्षण। अब देखते हैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र पंचायत में 25 बीडीसी के सदस्य चुने गए। अब इस 25 में ही कोई एक व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख के लिए चुनाव लड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 25 सदस्य के अलावा कोई 26वां व्यक्ति आ जाए जो किसी और पद पर हो या किसी भी पद पर ना हो और वो कहे कि मैं ब्लॉक प्रमुख बनना चाहता हूं, तो ये संभव नहीं है। इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो जो उनका चुनाव चिन्ह होता है ना, वो चुनाव चिन्ह नहीं मिलता, इनके केवल नाम से ही वोटिंग होती है। तो शपथ कौन दिलवाएगा? देखिए, जब एक क्षेत्र पंचायत का गठन हो जाएगा तो जिला अधिकारी जिसको नामित करेगा वो अधिकारी यहां पर आकर के शपथ ग्रहण में भाग लेगा, यानी कि शपथ दिलवाएगा। उसमें से एसडीएम भी हो सकता है, नायब तहसीलदार भी हो सकता है, एडीएम भी हो सकते हैं, परगना अधिकारी भी हो सकते हैं, यानी कि डीएम जिसको अधिकृत कर दे वो व्यक्ति इनको शपथ दिलवाएगा। और शपथ एक साथ सबको दिलवाई जाएगी, यानी कि बीडीसी के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, उप ब्लॉक प्रमुख सभी को। शपथ के बाद कार्यकाल, तो आप जानते हैं क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। हर प्रकार की पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है पूरे भारत में सभी जगह। तो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा और ऐसा हो सकता है कि 5 वर्ष के भीतर हो सकता है कि क्षेत्र पंचायत भंग हो, किसी कारणवश भंग हो जाए। तो अगर किसी कारणवश भंग हो गई तो जो फिर से नई गठित होगी वह पुरानी वाले के शेष समय के लिए ही गठित होगी। जैसे मान लीजिए कि 2021 में एक क्षेत्र पंचायत का गठन हुआ तो यह 5 वर्ष चलेगी, यानी कि 2026 तक। तो अगर 2023 में क्षेत्र पंचायत भंग हो गई तो जो नई क्षेत्र पंचायत गठित होगी वह 2026 तक ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि 23 और 5 कितना हो गया 28 तक, ऐसा नहीं प्रावधान है। अब आती है बात त्याग पत्र की। तो देखिए यहां पर मैं बताया कि 3 प्रकार के सदस्य हैं। तो ये तीनों प्रकार के सदस्य ब्लॉक प्रमुख, उप ब्लॉक प्रमुख में 2 सीनियर और जूनियर और एक अलग सदस्य हैं बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के। तो जो ब्लॉक प्रमुख अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है, यानी वो चाहता है कि हम स्वयं इस पद से हट जाएं, तब तो वो एक एप्लीकेशन तैयार करेगा, उसमें स्वयं का सिग्नेचर करेगा और यह त्याग पत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को सौंपेगा। ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बातें बता रहा हूं सब अधिनियम में लिखी गई बातें हैं। ब्लॉक प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा, ठीक है। उप ब्लॉक प्रमुख दोनों सीनियर और जूनियर किसको त्यागपत्र देंगे? तो ये त्यागपत्र ब्लॉक प्रमुख को ही देंगे और बीडीसी भी ब्लॉक प्रमुख को ही देंगे। तो यानी कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य और दोनों उप ब्लॉक प्रमुख अपना त्यागपत्र ब्लॉक प्रमुख को देंगे और ब्लॉक प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अध्यक्ष को देगा। त्यागपत्र के बाद बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। तो ब्लॉक प्रमुख और उप ब्लॉक प्रमुख के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? अविश्वास यानी कि हमें विश्वास नहीं है, इसके लिए हम प्रस्ताव लाएंगे। यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाएगा तो जिसके प्रति पास हुआ है उस व्यक्ति को पद से हटना पड़ता है। जैसे प्रधानमंत्री के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है संसद में, तो जब पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री को हटना पड़ता है, और अगर यह पास नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। तो अविश्वास प्रस्ताव जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लोग लाते हैं, यानी कि जो लोग खुश नहीं हैं उनसे। तो अविश्वास प्रस्ताव जो बीडीसी के सदस्य हैं वही लाएंगे और कम से कम आधे लोग, यानी कि बीडीसी के 50% लोग अगर चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो लाया जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा? इनको सिग्नेचर करना होगा और इन्हीं में से कोई एक व्यक्ति अपने नाम से जाएगा डीएम के पास। जैसे ही यह अविश्वास प्रस्ताव डीएम के पास पहुंचेगा तो डीएम
30 दिन के भीतर, ध्यान रखिएगा, 30 दिन के भीतर क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय में एक मीटिंग बुलाएगा और उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए उस क्षेत्र पंचायत में जो परगना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जिस परगना अधिकारी का कार्य क्षेत्र आता है उस क्षेत्र पंचायत के लिए, उस परगना अधिकारी को उस मीटिंग का अध्यक्ष बना के भेजा जाएगा। अगर परगना अधिकारी किसी कारणवश नहीं आ पाने में अनुपस्थित हैं तो डीएम दूसरे अधिकारी को भी मीटिंग के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका होती है परगना अधिकारी की। तो जो मीटिंग होती है उस मीटिंग की जो तारीख निश्चित होती है, उस तारीख के 15 दिन पहले सभी सदस्यों को सूचना देनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए 16 तारीख को अगर मीटिंग होनी है तो 1 तारीख को सभी के पास सूचना पहुंच जानी चाहिए कि 16 तारीख को मीटिंग है, और यह मीटिंग 1 महीने के भीतर होनी चाहिए, यानी जब अविश्वास प्रस्ताव एप्लीकेशन गया उसके 1 महीने के भीतर। जो मीटिंग की अध्यक्षता करता है वह उस मीटिंग में मतदान नहीं करता। उस मीटिंग में मतदान कौन करते हैं? केवल क्षेत्र पंचायत के सदस्य। तो अगर यह मतदान 50% से ज्यादा हो गया अविश्वास प्रस्ताव के लिए, 50% प्लस, तो अविश्वास प्रस्ताव को पास समझा जाएगा। कहीं कहीं बताया गया है कि 2/3 होना चाहिए, यानी जितने क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनका 2/3 भाग अगर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करेगा तभी ये हटेंगे, लेकिन एक्ट में ऐसा नहीं लिखा गया है। एक्ट में लिखा गया है कि 50% से ज्यादा होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 39 बीडीसी के सदस्य हैं तो 50% प्लस का मतलब हुआ कि 19 + 1, यानी कि 19.5 + 1 तो 20 हो गया। अब 20.5 तो होगा नहीं, तो 20 ही मान लीजिए। तो अगर 20 लोग भी समर्थन कर दें अविश्वास प्रस्ताव का 39 में, तो वह अविश्वास प्रस्ताव पास समझा जाएगा। 20 से ज्यादा करें और अच्छी बात, 20 से कम हो गए तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो फिर से दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ब्लॉक प्रमुख के लिए अगले 1 वर्ष तक नहीं लाया जाएगा, और फिर असफल होता है तो फिर 1 साल के बाद ही लाया जाएगा। और पहली बार जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा वह क्षेत्र पंचायत का गठन होने के 2 वर्ष बाद लाया जाएगा। जैसे क्षेत्र पंचायत के गठन 2021 में हुआ, तो अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो यह 2023 में ही लाया जाएगा, 2 साल जब बीतेगा तब। तो पहली बार 2 साल के बाद, और फिर उसके बाद दूसरी या तीसरी बार 1-1 साल के बाद। अब देखिए थोड़ी सी और बात आपको बता दें, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक प्रमुख मान लीजिए किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ है, बीमार हो गया है या कहीं चला गया है, तो उसके कार्य करने के लिए सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख काम करेगा। और अगर सीनियर उप ब्लॉक प्रमुख भी नहीं है तो जूनियर उप ब्लॉक प्रमुख करेगा काम। इस क्रम में चलता रहता है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख हटेगा, त्यागपत्र के माध्यम से ब्लॉक प्रमुख हटेगा, और तीसरा भी एक माध्यम है कि अगर राज्य सरकार को अगर लगता है, यानी उसके पास सूचना ऐसी पहुंचती है कि संविधान के तहत जो जो बातें कही गई हैं वो बातें यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही हैं, यानी कि ब्लॉक प्रमुख अपनी मनमानी कर रहा है, तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि दोषी पाए जाने पर उसे पद से हटा सकता है। और अगर राज्य सरकार उसे पद से हटाती है तो इसके विरुद्ध वो ब्लॉक प्रमुख किसी न्यायालय में भी नहीं जा सकता। तो आज हमने बहुत बेसिक बातें समझी कि क्षेत्र पंचायत क्या है, बीडीसी का चुनाव कैसे होता है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है, वगैरह वगैरह। अब मुख्य काम बचा हुआ है कि क्षेत्र पंचायत का कार्य क्या है, क्षेत्र पंचायत के आय के स्रोत क्या है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे ब्लॉक प्रमुख के कार्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्य और पूरे क्षेत्र पंचायत के क्या कार्य हैं विस्तार से। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेहिचक सुझाव दीजिएगा। कोई गलती है, कोई कमी है, आपको लगता है कि आप कहीं पे हमारी बातों से असहमत हैं, तो भी आप कमेंट करिएगा। आपके कमेंट का मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।